दाऊद कहाँ रहता है किसी को पता नहीं है। दाऊद अब कैसा दिखता है ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कोई इंसान उससे सालों से नहीं मिला है। मिलना तो दूर की बात है, उससे किसी की बातचीत भी नहीं हुई है। जो है वो उसकी कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं से निकल कर आती रहती है। लेकिन दाऊद अगर खुद से बात करने को तैयार हो जाए और हर सवाल का जवाब देने को तैयार हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ जब एक दिन फोन नंबर भेजा गया और कहा गया कि कुछ देर में इसी नंबर पर कॉल करो, और कॉल बैक करने पर उस तरफ से आवाज आई, हाँ मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूं, पूछो जो पूछना है। तो आज की कहानी इसी इंटरव्यू की है। इस इंटरव्यू में जो बातचीत हुई थी वो जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही रोमांचक भी है। दाऊद को इस इंटरव्यू के लिए बनाने की कहानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक कॉल पर तय हो गया। महीनों की मेहनत का नतीजा था। दाऊद का इंटरव्यू करने के लिए उसके करीबी छोटा शकील से कांटेक्ट बनाया गया। शकील ने काफी मोल तोल के बाद दाऊद तक बात पहुंचाई। शर्तें सख्त थी। बातचीत बिना छेड़छाड़ के पेपर में छपेगी और उस सूत्र को एकदम सीक्रेट रखा जाएगा जिसने उन्हें दाऊद तक पहुंचाया। जब सब कुछ तय हो गया फिर एक दिन पेजर पर हुसैन जैदी को दाऊद का नंबर आया। कॉल बैक करने पर जैदी साहब की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब दाऊद खुद लाइन पर था। मैंने दाऊद की न जाने आपको कितनी ही कहानी सुनाई हैं और उन कहानियों को सुनाते हुए एक नाम भी लेता हूँ, नाम हुसैन जैदी साहब का, जिन्होंने दाऊद और अंडरवर्ल्ड को काफी करीब से देखा है। उन पर कितनी ही किताबें लिखी हैं उन्होंने, जिसे पढ़कर उन्हें सुनकर ना जाने कितना कुछ रोज मैं भी जानता हूँ, सीखता हूँ। और उन्हें पढ़ते हुए मुझे भी पता चला कि 1997 में हुसैन जैदी ने दाऊद का आखिरी इंटरव्यू लिया था। तो फोन पर यह इंटरव्यू हुआ था और 45 से 50 मिनट की इस बातचीत में दाऊद ने ऐसे कई खुलासे किए जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। यह अखबार में छपा दाऊद का अब तक का सबसे आखिरी इंटरव्यू है जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ था। लेकिन वो बातचीत क्या थी जिसमें बॉलीवुड का भी जिक्र है, बाबरी मस्जिद का भी जिक्र है, हिंदू का भी जिक्र है, मुसलमान का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है। वो पूरी बातचीत अब आप आगे सुनिए। इस वक्त आप दुनिया के किस हिस्से में हैं? मुझे दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने को लेकर कोई मुश्किल नहीं है, अलावा हिंदुस्तान में जहां मेरे खिलाफ झूठे और ये राजनीति वाले मामले मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि आप पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और आपकी जो गतिविधियां हैं उन पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई जो है वो नजर रखे हुए है। हाँ? मुझे क्या पता कि मुझ पे कौन नजर रखे हुए हैं? वो हमें बताते थोड़ी है कि वो नजर रख भी रहे कि नहीं। ऐसी खबरें हैं कि आपने कराची में रियल एस्टेट के कारोबार में बड़ी तादाद में पैसा लगाया हुआ है और ये कि आप इन दिनों वहां कुछ शॉपिंग प्लाजा वगैरह बनवाने में लगे हुए हैं। क्या ये निहायत ही बेवकूफ भरी बातें हैं? अच्छा, आप उस मुल्क के बारे में सोचते क्या है? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हिंदुस्तान का करीबी पड़ोसी है, लेकिन उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर तो क्या आपने अपने गिरोह की जो गतिविधियां हैं उनसे संन्यास ले लिया है? आपका गिरोह जो है वो आजकल किसके कंट्रोल में चल रहा है? मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कुछ वक्त एक्टिव रहने के अलावा मैं कभी कभी गिरोह की एक्टिविटी में शामिल नहीं रहा, इसलिए आज इस तरह की एक्टिविटी में मेरे शामिल होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तो लोगों से जो पैसे ऐंठने के आपके फलते फूलते रैकेट हैं और आपका जो बढ़ता हुआ ये साम्राज्य है, इसके बारे में आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मैंने कभी किसी से पैसा ही नहीं ऐंठा। ये सारी बातें गलत है। और जो कहते हैं लोग कि आपका ड्रग का कारोबार? जैदी साहब, चूंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए इस किस्म के बेहुदा सवालों के लिए मैं आपको माफ कर रहा हूँ। मैं ड्रग के कारोबार में कभी नहीं रहा। सच तो ये है कि इस तरह का कारोबार करने वाले लोगों में मैं कोई ताल्लुकात नहीं रखता।
मैं इस काम से नफरत करता हूँ और उन लोगों से भी नफरत करता हूँ जो इस धंधे में हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपका एक आदमी एजाज पठान, मैंने शायद नाम सही लिया है, आपके लिए वो ड्रग के सौदे करता है? फालतू बात है ये। एजाज पठान मेरा आदमी नहीं है, वो मेरे लिए कोई काम नहीं करता। फिर आपके ऊपर इतने सारे आरोप क्यों हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूँ। कौन सा तहजीब पसंद मुल्क किसी निर्वासित इंसान को अपनी जमीन पर ड्रग का कारोबार करने की इजाजत देगा? हिंदुस्तान की कानून लागू करने वाली एजेंसियां जो हैं, मुझसे और मेरे परिवार से लगातार घृणा करने के बावजूद मेरे खिलाफ ड्रग का कोई झूठा केस नहीं बना सकी। मेरे ऊपर ये हाल ही में जो हमले हो रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जो लोग इस गंदे प्रचार के पीछे, वो अंतर्राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक एजेंसियों की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। तो अगर मैं कहूँ तो क्या आप अपने को अब भी एक देशभक्त हिंदुस्तानी मानते हैं? आपको क्या लगता है, एक ऐसा इंसान उस मुल्क के बारे में कैसा महसूस करता होगा जहां उसका परिवार और माँ अब भी रहते हैं? सिर्फ ये नहीं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और पला बड़ा, बल्कि उस मुल्क में अनगिनत लोग हैं जो जानते हैं कि मैं उनका भाई हूँ। तो फिर आपने उन बम धमाकों का षड्यंत्र क्यों रचा जिनमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए? बम धमाके मुझसे प्यार करने वाले लोगों की नजरों से गिराने के लिए रची गई एक साजिश है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बम्बई धमाकों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं रोज देखता हूँ कि धमाकों की खबरें तो कभी इस अखबार में आ रही है तो कभी उस अखबार में, लेकिन इन्हीं अखबारों में उन लोगों की बुराई शायद ही कभी आ जाती है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद में गिराए जाने वाला षड्यंत्र रचा था और हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमानों को इस मुल्क में अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकाने और मरवाने में क्यों लगे हुए हैं? ये बेहुदा बात है। मैं फिल्म की दुनिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी बता दूँ कि जो लोग मेरा नाम लेकर उनमें दहशत फैलाते हैं, वो मेरे आदमी नहीं हैं। अच्छा, तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके दोस्त कौन कौन हैं? मेरी कई फिल्म हस्तियों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस वक्त शक का जो माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, क्या आपको गुलशन कुमार की हत्या किए जाने के बारे में जानकारी थी? मुझे तब पता चला जब राइटर्स ने मुंबई में ये खबर जारी की थी। अच्छा, क्या ये सच है कि अबू सलेम ने बिना आपको इत्तला किए ये हत्या करवाई थी? पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को उन लोगों से बात करनी चाहिए थी जो हथियारों के बारे में पूरी जानकारी रखने का सार्वजनिक रूप में दावा करते हैं। ये महत्वपूर्ण लोग सारे रहस्य पर से पर्दा उठाने को तैयार हैं। पुलिस को मुंबई में होने वाली हर मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने से बाज आना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि 1947 के आसपास मैं नहीं था, नहीं तो मुझ पर देश के विभाजन का इल्जाम भी लगा दिया था होता। अच्छा, क्या आप फिल्मों के लिए फाइनेंस कर रहे हैं? नहीं। और नदीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो निर्दोष है या गुनहगार, मैं नदीम को नहीं जानता। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं उससे कभी नहीं मिला। पुलिस को कहा जाना चाहिए था कि वो सायों का पीछा करना बंद करे। तो मुंबई पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप मुठभेड़ों में होने वाली मौतों को जायज मानते हैं? मुंबई पुलिस सड़ने लगी है। किसी जमाने में यह मुल्क का सबसे इज्जतदार महकमा हुआ करता था, लेकिन अब ये झूठे मामले गढ़ने और नकली मुठभेड़ों में मासूम लोगों को मारने में लगी हुई है। वो तेजी के साथ मुंबई के लोगों का भरोसा खोती जा रही है।
अच्छा, आप अपने को किस राजनीतिक पार्टी के सबसे ज्यादा करीब मानते हैं? आपसे ईमानदारी से कहूं तो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के पहले तक मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत उदार हुआ करता था और दो बिल्कुल अलग राजनीतिक दलों को मैं बहुत इज्जत की निगाह से देखता था। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद मेरी ये सख्त राजनीतिक राय बन चुकी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब सिर्फ मुस्लिम लीग से ही संबंध रखने चाहिए। अच्छा, गवली और राजन के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? कौन? अरुण गवली और छोटा राजन, जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उनके बारे में मेरा नजरिया वही है जो एक आम मुंबईया का है। मेरे लिए वे सड़क छाप गुंडों से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां तक उनकी चुनौती का सवाल है, हाथी भौंकते हुए कुत्तों की परवाह नहीं करते। तो क्या आप अश्विन नाइक की मदद कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्या आपको डॉन कहलाना अच्छा लगता है? क्या आपको बीवी और बच्चों के साथ बिताई जाने वाली आम जिंदगी की कमी नहीं महसूस होती? मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, कोई डॉन नहीं। जहाँ तक एक पारिवारिक जिंदगी का सवाल है, मैं बहुत खुश हूँ और कोई कमी महसूस नहीं करता। क्या आपके मन में कभी हिंदुस्तान वापस आने का ख्याल आया है? कई बार। हिंदुस्तान की हुकूमत मेरे खिलाफ और मेरे दोस्तों और मेरे परिवार के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस ले ले तो मैं मुंबई की पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं जामा मस्जिद जाकर खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा। अखबार में प्रकाशित ये दाऊद का अब तक का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। इसके बाद हो सकता है कि उसने पत्रकारों से बात की हो, लेकिन उन बातचीतों को इंटरव्यू के रूप में छापने की इजाजत कभी नहीं दी गई। बाकी दाऊद के इस आखिरी इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर हुसैन जैदी साहब को और भी पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनकी कई किताबें हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं प्रोडक्ट लिस्ट में आपको टैग कर दूंगा वो जो भी किताबें हैं। साथ ही साथ मैंने भी एक किताब लिखी है, क्राइम फिक्शन नोवेल है, उसने कहा आई हेट राइटर। इसमें कहानी आपको मिलेगी एक राइटर की जो अपने परिस्थितियों से एक डिटेक्टिव बन जाता है और एक बहुत बड़े नेता के काले धंधे का भांडाफोड़ करता है, जो अपने सरपरस्ती में गुंडा को पालता है। तो ये क्राइम फिक्शन नोवेल है, आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। फिर आप बताइएगा कि कैसी लगी ये कहानी आपको, जो मैंने ही लिखी है। बाकी आज के इस कहानी में, दाऊद की इस इंटरव्यू वाले कहानी में आप क्या सोचते हो, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एपिसोड जो है अंडरवर्ल्ड की, डॉन्स की, बाहुबलियों की, गैंगस्टर की मैं लेकर आता रहूं और आप मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। मैं फिर मिलूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।